नमस्कार साथियों, URS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आज आप सभी को ज्योग्राफी का एक ही बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है जनसंख्या भूगोल। मेरे जो भी भाई मित्र बहन TGT, PGT, LT, GIC एवं असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ तक कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मेरा नाम शिवम है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ ज्योग्राफी से। तो मैं वो क्षमता अपने अंदर रखता हूँ कि आपको उस लेवल तक पढ़ाऊँ कि आप भी नेट क्वालिफाई करें, JR क्वालिफाई करें और अपने मुकाम तक पहुँचें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जनसंख्या भूगोल। दरअसल आप बड़ी क्लासेस में हैं तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। यदि ये छोटा क्लास होता है छोटे बच्चों का, तो मैं वहाँ उनसे ही इस टॉपिक यानी प्रकरण को निकलवाता हूँ। तो आपको प्रकरण निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है आज जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, जियोग्राफी, जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन जियोग्राफी। स्पष्ट दिख रहा है? उम्मीद है यह दिख रहा होगा आपको। नाम ही लिखा है जनसंख्या भूगोल। भूगोल तो आप जानते हैं, जनसंख्या के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन मैं डिफाइन कर देता हूँ। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे जनसंख्या कहते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया हमने ले लिया, वैसे तो बहुत सारे एरिया हैं, लेकिन हम वैसे थोड़ी गणना कर पाएंगे। यदि हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी एक विशेष क्षेत्र को लेंगे, उस विशेष क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उनकी काउंटिंग करेंगे, वही क्या कहलाएंगे, जनसंख्या कहलाएंगे। तो हम लिखते हैं क्या, जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले, निवास करने वाले लोगों की संख्या को, लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये एरिया ले लिया, ठीक है, हमने कोई क्षेत्र ले लिया, विशेष क्षेत्र है, या कोई विशेष क्षेत्र हमने ले लिया। मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश का एक स्थान ले लिया, सुल्तानपुर जिला, ठीक। अब सुल्तानपुर जिले में जितने लोग रह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक है रमेश, उसके बाद हो गई सुगंधा, पिंकू, हरी, यानी जितने भी लोग इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनकी जब हम काउंटिंग कर लेंगे, जो रिजल्ट निकल गया उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। अब ये किसी भी संदर्भ में हो सकता है, देश के संदर्भ में हो, राज्य के संदर्भ हो, किसी भी संदर्भ में हो सकता है। हमने एक छोटा क्षेत्र लेकर के आपको समझा दिया जनसंख्या किसे कहते हैं। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जनसंख्या भूगोल से आपको प्रश्न बनता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप नेट का प्रीवियस ईयर देखेंगे या फिर किसी TGT PGT में देखेंगे, आपको वहाँ पर मिलेगा, प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या भूगोल के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो जनसंख्या भूगोल के जनक जो हैं, जनसंख्या भूगोल
के जनक कौन है? जीटी त्रिवार्था, जीटी त्रिवार्था। हमने इंग्लिश में नाम इसमें इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसमें जो स्पेलिंग होती है वो बड़ी उल्टी सीधी होती है, तो हिंदी में लिख दिया, आप ऐसे लिख लें जीटी त्रिवार्था। 1953 में इनकी एक बुक आई थी, उस बुक का नाम था 1953 में इनकी एक बुक आई थी, उस बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। क्या था? एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये इनकी बुक थी। आपको इसे भी याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है ऐसा। कब आई थी? 1953। ठीक। इन्होंने इस बुक में जनसंख्या को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यानी व्यवस्थित तरीके से समझाया था, इसीलिए इन्हें यानी जीटी त्रिवार्था को जनसंख्या भूगोल का जनक कहते हैं। ठीक, हमने जनसंख्या समझ लिया, जनसंख्या भूगोल की पृष्ठभूमि पे जान लिया, और ये एक बहुत बोर्ड प्रश्न है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ, जिस पर उसको आपको याद रख लेना है। ठीक, उसके बाद अब हम जनसंख्या में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? हम बेसिक पहले समझ रहे हैं, बेसिक समझने के बाद हम इसके जनसंख्या को पिरामिड पे आएंगे। जनसंख्या के जो 4 चरण हैं यानी पिरामिड वाला, उस पर आपको पढ़ाएंगे। पहले हम बेसिक जनसंख्या, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो घनत्व है, सब समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। अब ये क्या होती है जनसंख्या वृद्धि? किसी क्षेत्र में, जैसे यह क्षेत्र था, इसमें जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं, एक निश्चित समय अंतराल में यदि इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो या तो इनकी जनसंख्या कमी हो रही हो, लेकिन यहाँ हम कमी वृद्धि नहीं करेंगे, यहाँ हम एक शब्द यूज करते हैं भूगोल में, सकारात्मक वृद्धि, नकारात्मक वृद्धि, दोनों के लिए ही वृद्धि रहेगा। लेकिन शब्द देखिए, सकारात्मक नकारात्मक, नकारात्मक वृद्धि यानी कि जनसंख्या कमी हो रही है, सकारात्मक वृद्धि यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है, ये एक निश्चित समय अंतराल में उनकी जनसंख्या में या तो सकारात्मक वृद्धि हो या नकारात्मक वृद्धि हो, यानी या तो जनसंख्या बढ़ रही हो या घट रही हो, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसको लिख लेते हैं हम, एक निश्चित समय अंतराल में, इसको लिख लेते हैं हम, 1 मिनट। किसी क्षेत्र विशेष में, हमने जो समझाया आपको परिभाषा के रूप में दे रहा हूं, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में या समय अंतराल के दौरान वहाँ के लोगों की संख्या में, निश्चित समय अंतराल में वहाँ की लोगों की संख्या में परिवर्तन, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, सकारात्मक वृद्धि या नकारात्मक वृद्धि, सकारात्मक वृद्धि यानी जनसंख्या बढ़ रही हो, अथवा नकारात्मक वृद्धि, नकारात्मक
वृद्धि, यानी जनसंख्या घट रही हो। किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल के दौरान वहां के लोगों की संख्या में परिवर्तन, अर्थात जनसंख्या बढ़ रही हो या घट रही हो, क्या कहलाती है? परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। मैं आपको समझाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो इतने में काफ़ी सारी चीज़ों को मैं बता दिया होता। आप ये मत समझिए कि सर बार बार दोहरा रहे हैं, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, आप सुनेंगे और मैं लिख रहा हूँ, आपको रिवीजन साथ ही साथ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पर 2001 में भारत की जो जनसंख्या थी, भारत की जनसंख्या, उदाहरण देखिए, भारत की जनसंख्या 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी थी? 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़। कितनी थी? 102 करोड़ 70 लाख, ठीक। 2011 में जो 2001 में 102 करोड़ 70 लाख, आप जानते हैं 2011 में जो संख्या हुई 1 अरब पार कर चुकी थी। कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। उसके बाद कितना था? 0.2 करोड़, 0.2 लाख, ठीक। इसको रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए। अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, इन दोनों का जब हम डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 18.15 करोड़। ये जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ 2001 से 2011, 10 वर्षों में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, यानी जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हो गई है। क्या हुआ? वृद्धि हो गई। यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है जनसंख्या वृद्धि, ठीक। उम्मीद है आपको जनसंख्या वृद्धि समझ में आ गया होगा। आगे बताते हैं हम आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि कारण में पहला कारण है, आप भी जानते हैं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या तभी बढ़ेगी यदि वहाँ जन्म दर ज़्यादा हो और वहाँ के लोगों की मृत्यु दर कम हो। यानी लोग बच्चे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो अन्य मतलब जो वृद्ध पॉपुलेशन है वह कम जो है, उसकी डेथ जो है ज़्यादा हो रही हो। स्पष्ट करते हैं एक बार कि जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर कम हो। जन्म दर अधिक हो तथा मृत्यु दर कम हो। एरो दिखा रहा है कमी का, ये एरो दिखा रहा है वृद्धि का, ठीक। दूसरा कारण हो सकता है कि वहां पर लोग बाहर से आकर बस जाए, जिसे अप्रवासी कहते हैं। दूसरा हो सकता है कारण अप्रवास जनसंख्या, अप्रवास। अब दो टर्म यहाँ आपको यूज होगा, इसीलिए मैं बेसिक से शुरू किया हूँ इसको, बिल्कुल बेसिक से, जिससे आपको समझ में आ जाए अप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है, ठीक। अप्रवास मतलब ऐसे लोग, ऐसे स्थान जहाँ पर दूसरे जगह से लोग आकर के बस गए हों, रहने लगे हों, उससे अप्रवासी कहते हैं, ठीक। उत्प्रवास मतलब होता है कि लोग किसी स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए हों, उसे उत्प्रवास कहते हैं। अप्रवास यानी लोग आकर के दूसरे जगह से लोग आकर के बसे हों, दूसरे जगह से लोग आकर बसे हों, ठीक। बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझा रहे हैं। जैसे कोई गांव है, कोई शहर है, लोग क्या करते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की तलाश में क्या करते हैं, अपने गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं। जैसे सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर से लोग क्या करेंगे,
अपनी आजीविका कमाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए क्या करेंगे, दिल्ली, नोएडा कहीं भी चले जाते हैं, इलाहाबाद चले जाते हैं। तो जो लोग यहाँ से यानी सुल्तानपुर से इलाहाबाद या दिल्ली, नोएडा गए हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो जहाँ से गए हैं सुल्तानपुर के लिए उत्प्रवासी कहलाएंगे। और इलाहाबाद, नोएडा या दिल्ली में जहाँ पर ये जाकर बसे हुए हैं वहाँ के लिए अप्रवासी कहलाएंगे। अब आपको उत्प्रवास या अप्रवास समझ में आ गया होगा। ठीक, इन्हीं दोनों कारणों से क्या होती है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक, अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गई, अब जनसंख्या कमी के कारण समझ लो। जनसंख्या कमी के कारण, जनसंख्या कमी इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला कारण में जन्म दर क्या होगी, कम हो जाएगी, और मृत्यु दर क्या हो जाएगी, जनसंख्या कमी हो रही है, यानी जन्म दर हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जन्म दर कम हो जाएगी। एक मिनट, जन्म दर में कमी आ जाएगी, यानी बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, मृत्यु दर में वृद्धि हो जाएगी, यानी मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। इधर तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, दूसरी बात जो लोग मर रहे हैं, यानी जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, दूसरा कारण ऐसा हो सकता है, यहाँ अप्रवास था, यहाँ उत्प्रवास। उत्प्रवास, लोग छोड़कर दूसरे जगह चले गए हों, लोग स्थान छोड़कर दूसरे जगह चले गए हों। उत्प्रवास, लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सुल्तानपुर चले गए दिल्ली, यानी यहाँ के लिए क्या हो गया, जनसंख्या में कमी हो गई, यहाँ के लोग मर रहे हैं और जन्म दर भी कम है। तो आपको जनसंख्या में वृद्धि कारण, कमी के कारण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या है क्या, इतना चीज़ समझ में हमें उम्मीद है बेहतरीन ढंग से आ गया होगा। इससे ज़्यादा आप कोई डिटेल समझाएगा नहीं, जितना मैंने आपको प्रयास करके समझाया है। ठीक, अभी बिल्कुल सब चीज़ें फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर, यूआरएस क्लासेस पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख सकते हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप वहाँ से देखेंगे। चलिए मैं इसको रफ करके आगे ले चलता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, नीचे शायद जगह है, उसके बाद मिटाता हूँ। जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक कारण, आप में ये चीज़ पूछा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक कारण क्या होते हैं। जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है वो क्या होती है, एक वास्तविक वृद्धि दर होती है। एक प्राकृतिक वृद्धि दर, एक वास्तविक वृद्धि दर। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल तरीके से ग्रोथ हो रही है। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि ये होता है कि जो हमारी जनसंख्या है नेचुरल तरीके से बढ़ रही है। जैसे कि लोगों को मृत्यु देना या फिर लोगों को जन्म देना मानव की बस की बात नहीं है, ये नेचुरल तरीके से होती है। ठीक है, तो वही क्या होती है, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है वह क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। इसमें अप्रवासी अथवा उत्प्रवासी शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि अप्रवासी लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं, ये मानव द्वारा नियंत्रित है। अप्रवास उत्प्रवास इसको नियंत्रित किया जा सकता है, सुविधाओं को उपलब्ध करा करके वहाँ की जनसंख्या जो उत्प्रवास कर रही है रोका जा सकता है। इसीलिए यह जनसंख्या क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि दर में शामिल नहीं होता उत्प्रवास अथवा अप्रवास। ठीक है, तो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि जो होती है उसमें क्या करते हैं, जन्म दर
माइनस मृत्यु दर। ठीक, मृत्यु दर। अब यहाँ एक चीज हम नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट, इसमें अप्रवासी शामिल नहीं होते हैं, अप्रवासी शामिल नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि जो है वह समझ में आ गई होगी। अब हम वास्तविक वृद्धि समझते हैं। तो हम समझते हैं जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि। हमने प्राकृतिक वृद्धि अच्छे से समझ लिया है। जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि में क्या होता है कि एक तो प्राकृतिक वृद्धि होगी, ये तो 100% होना, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि तो होनी है, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। दूसरी बात, जो ये वृद्धि हो रही सकारात्मक नकारात्मक, वो तो एक नेचुरल तरीके से हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो, वास्तविक में बाहर के जो अप्रवासी अथवा उत्प्रवासी हैं ये भी शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि ये वास्तविक वृद्धि है। नेचुरल तरीके से जो था वो तो था ही, इसमें लोग अपनी इच्छा से अपने आवश्यकता अनुसार वहाँ का आकर के जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो काउंट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई सुल्तानपुर में है, अब यह इलाहाबाद जा रहा है, भले ही वह सुल्तानपुर का है, लेकिन वह इलाहाबाद में जाके रह रहा है। जब वहाँ की पॉपुलेशन देखी जाएगी तो वहाँ ये जो लोग सुल्तानपुर से गए हैं इनकी भी गिनती की जाएगी मौके पर कि हाँ यहाँ इतने लोग हैं, निवास कर रहे हैं मौके पर। भले ही बाद में वहाँ चले जाएं, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक वहाँ गए हैं वहाँ की जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि को परिलक्षित करेंगे। ठीक, जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि क्या होती है? प्राकृतिक वृद्धि प्लस अप्रवास, यानी जहाँ से लोग आकर के वहाँ पर रह रहे हैं उनकी भी गिनती की जाएगी। तो आपको प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप अच्छे से इन सबको हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बाद में वीडियो देख करके PDF से कोई नोट्स नहीं बनता है। अब PDF मैं दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आपको पेज उपलब्ध करा दें। आपको नोट्स बनाना ही बनाना पड़ेगा, वो भी हमारे साथ बनाइए। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है इसके थोड़ी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि आज तो ऐसा है नहीं कि आज हो रहा है, इसकी वृद्धि ऐतिहासिक काल में भी होगी, बहुत पहले होगा, प्रागैतिहासिक काल में भी हुई होगी। तो तब से लेकर आज तक जनसंख्या की संरचना में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, यानी कि जनसंख्या कैसे कैसे बदली है, उसको थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि, ऐतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि। अब हम यहाँ देखते हैं, पहले हम जानेंगे मानव की उत्पत्ति कब हुई थी। ठीक है, मानव की उत्पत्ति जो है टर्सरी युग में, टर्सरी कल्प में क्या कहते हैं, टर्सरी कल्प में प्लायोसीन युग में हुआ था। यहाँ लिखेंगे हम मानव की उत्पत्ति, क्योंकि मानव की जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है तो मानव की उत्पत्ति तो हमें जानना ही होगा ना। मानव की उत्पत्ति टर्शियरी कल्प में
मिसिसिपी कल्प के प्लायोसीन युग में, प्लायोसीन युग में हुई थी। मानव उत्पत्ति हमने जान लिया। अब क्या हुआ था, प्रारंभिक चरण में जब जनसंख्या वृद्धि थी वो बहुत ही धीमी थी। कारण क्या था, अब इसी में लिख रहे हैं हम। प्रारंभिक चरण में, नीले से लिखते हैं, प्रारंभिक चरण में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी थी, क्योंकि प्रारंभिक चरण में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी थी क्योंकि जन्म दर जो था, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर थे। क्योंकि जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग बराबर थी। जो जन्म दर थी और मृत्यु दर थी दोनों लगभग बराबर थी। अब कारण क्या है इसका, कारण लिख लीजिए। कारण तो हमें पता होना चाहिए ना कि जो जन्म दर और मृत्यु दर है लगभग बराबर थी। कारण क्या है, कारण यह है कि उस समय जो लोग थे वो एक स्थान पर नहीं रहते थे क्योंकि जलवायु बहुत कठोर थी। खाने पीने की बिल्कुल समस्या थी, खाने पीने को मिलता नहीं था, यानी अल्प पोषण था। और जलवायु जब किसी के अनुकूल नहीं होती है यानी प्रतिकूल होती है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। अर्थात जितने बच्चे जन्म लेंगे उतने ही मरते चले जाएंगे। एक संतुलन बना रहेगा और जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, होगी ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर होगी। कारण क्या हो जाएगा, कठोर जलवायु, कठोर जलवायु। दूसरा कारण हो जाएगा अल्प पोषण, अल्प पोषण। तीसरा कारण हो जाएगा, पहला कठोर जलवायु, अल्प पोषण, महामारी एवं बीमारी, महामारी एवं बीमारी। आप सभी जानते हैं कि मानव को रहने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है जलवायु। यदि जलवायु उस जगह या फिर उस स्थान के या फिर मानव के लिए अनुकूल नहीं है तो वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वहाँ आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियाँ फैलेंगी। जलवायु अनुकूल नहीं रहेगी, फसलों का उत्पादन नहीं होगा। हम एक जगह ठहर नहीं सकते हैं, घूमते विचरते रहेंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो इन सभी कारणों से उस समय क्या था कि जनसंख्या वृद्धि ना के बराबर थी, अर्थात बहुत धीमी थी। जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने लोग मर जा रहे थे। ठीक है, अब और हम देखते हैं थोड़ा ऐतिहासिक हो गया फिर प्रागैतिहासिक काल में कह सकते हैं इसे। ठीक है, ऐतिहासिक नहीं, इसको प्रागैतिहासिक करिए, ज्यादा सही रहेगा। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल यानी प्रारंभिक काल में जब मानव नवपाषाण काल में आया, उस समय मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। अब इतिहास की क्लास में पढ़ चुके होंगे। नवपाषाण काल आते आते मानव क्या करते हैं, कृषि के बारे में काफ़ी चीज़ जान गया था, अन्न उत्पादन करने लग गया था। जिससे क्या हुआ, उस समय मानव के जो खान पीन थे अल्प पोषण थे, थोड़ा उनके क्या कहते हैं जीवन निर्वाह पद्धति में परिवर्तन हुआ और जनसंख्या में हल्का सी वृद्धि हुई।
जलवायु अनुकूल हो गई, जलवायु अनुकूल नहीं होती तो कृषि नहीं करते, अब कृषि नहीं करते तो उनका जो पोषण है, पोषण में सुधार नहीं होता, अर्थात उनकी दैनिक जीवन की जो दिनचर्या थी उसमें बदलाव आया और लोगों की जनसंख्या में थोड़ा वृद्धि हुई। तो यहाँ लिखते हैं हम नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना तथा फसल उत्पादन करना, नवपाषाण काल मानव खेती तथा फसल उत्पादन, खेती तथा फसल उत्पादन करने लगा था, उत्पादन करने लगा था, जिससे जिससे उसके जीवन पद्धति में बदलाव आया, और जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई, और जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या धीमी क्यों थी? और धीमी थी, कारण हो गया। नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना एवं फसल उत्पादन करने लगा था, जिसके उसके जीवन पद्धति में बदलाव आया और जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई, हल्की से ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वृद्धि हुई। ठीक है। उसके बाद मानव ने और विकास किया, लगभग 1789-80 के पास मानव ने क्या किया कि भाप के इंजन बना लिए, यानी औद्योगिक क्रांति हुई। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इतना पड़ा कि जनसंख्या में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि 1780 तक आते आते मानव काफ़ी कुछ सीख चुका था, एक पूर्ण मानव मतलब विकसित मानव हो चुका था, बिल्कुल दिमाग उसका विकसित था। तो ये वाली पॉइंट आप सुन लीजिए, आप लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, हम इसको छोड़ रहे हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, हम एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, आप शायद भूल जाएंगे तो दिक्कत हो, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। 1780 में मानव ने भाप का इंजन बनाया, जिससे औद्योगिक क्रांति में वृद्धि हुई, जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कब कैसे हुई, आपको ये जानना जरूरी है। सन 1 में विश्व की जनसंख्या जो थी वह 30 करोड़ थी।
जनसंख्या, इधर हो जाएगा वर्ष। ठीक, जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़। कब हुई यह? सन 1 में। सन 1 में 3-4 पॉइंट लिखाएंगे, ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा, लेकिन हम 3-4 लिखें जहाँ से प्रश्न बनता है। उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी 1750, उसके पूर्व 1750 में विश्व की जनसंख्या 76 करोड़ थी। 76 करोड़ कब थी? 1750 में। उसके बाद विश्व की जनसंख्या हो गई 1 अरब। कब हुई? 1800 में। 1800 ईस्वी में, ये वर्ष है, वर्ष 1800 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। उसके बाद विश्व की जनसंख्या हुई थी 7 अरब। 7 अरब कब हुई थी? 2011 में। इतना डाटा आपको लिखना है और याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से जो है बने हुए हैं। ठीक, कुछ अनुमान है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट के, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आप भी बोर होंगे। लगभग मैंने 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए। आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। अगले क्लास में हम 1-2 पॉइंट इसमें बच रहे हैं उनको बता करके विश्व के जनसंख्या वितरण को पढ़ेंगे, यानी विश्व में जनसंख्या कैसे कैसे वितरित हुई है, कहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी क्लास को देखें, शेयर करें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद क्लास।